नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपकी हिंदी कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक पल्लव भाग 3 का पाठ नंबर 6, जिसका नाम है भारतीय संगीत की एक झलक। तो बच्चों, आइए चलिए इस पाठ को हम पढ़ लेते हैं और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। भारतीय संगीत की एक झलक। बच्चों, इस पाठ में हम लोग भारतीय संगीत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हम देखेंगे कि भारत में किस किस तरह के संगीत है, किस किस तरह के नृत्य, वाद्य आदि के बारे में हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को पढ़ लेते हैं हम लोग। दोपहर का समय था। ठीक है बच्चों, दोपहर का समय था। स्नेहा अपने कमरे में सहेली नेहा के साथ गीत सुन रही थी। स्नेहा नाम की एक लड़की अपने कमरे में उसकी एक सहेली नेहा के साथ गीत सुन रही थी। इसी बीच संगीत की एक परिचित धुन सुनने को आई। मतलब जब वो लोग एक साथ गीत सुन रहे थे तो क्या हुआ बच्चों, इसी बीच उन्हें एक परिचित धुन, परिचित मतलब होता है जो कि पहले से ही वो लोगों ने सुना हुआ है, जान पहचान, परिचित। ठीक है, एक जानी पहचानी उनको धुन सुनाई दी। और वो धुन क्या थी बच्चों, देख लेते हैं। दिल हुम हुम करे घबराए, दिल हुम हुम करे घबराए, घन घम घम करे गरजाए, एक बूंद कभी पानी की मेरी अखियों से बरसाए। बच्चों, क्या आप लोगों ने ये धुन सुनी है कभी? यस, हम सब ने सुनी है ये वाली धुन, है ना बच्चों। ये धुन किसकी है? ये धुन डॉक्टर भूपेन हाजरिका जी की। आप इनकी फ़ोटो भी यहाँ पे देख सकते हो, है ना। इनकी ही है ये वाली धुन। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या है देख लेते हैं हम लोग। इस गीत की धुन सुनकर दोनों बड़ी खुश हुई। मतलब जब उन्होंने ये धुन सुनी तो वो दोनों ही बहुत खुश हो गई। नेहा तपाक से बोल उठी। तपाक मीन्स बच्चों उसी टाइम, अचानक से, वो इमीडिएटली, मतलब उसी टाइम वो बोल उठी, स्नेहा क्या तुम जानती हो यह गाना किसका है? नेहा ने पूछा स्नेहा से कि क्या तुम जानती हो यह गाना किसका है? स्नेहा ने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं। यह भारतीय संगीतकार, गीतकार, गायक तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता हमारे असम के भूपेन हाजरिका जी का एक अन्यतम गीत है। बच्चों, स्नेहा ने क्या उत्तर दिया? स्नेहा ने कहा कि हाँ, मैं जानती हूँ ये धुन किसका है। ये धुन हमारे असम के, जो कि एक संगीतकार, गीतकार, गायक तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता है। अच्छा बच्चों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्या होता है? अब आप लोग सोच रहे होंगे। देखो, भारत में सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जिसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है ये। तो भूपेन हाजरिका जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला था बच्चों, उनको दिया गया था। ठीक है, और ये जो गीत है उनके अन्यतम गीत में से एक गीत है। अन्यतम यानी बच्चों सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ गीत माना गया है उनका। अभी देखो बच्चों, उन्होंने अपने गीतों के सुरों से असमिया में ही नहीं बल्कि बंगला और हिंदी भाषा में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। बस बच्चों, उन्होंने असमिया गीत ही नहीं गाई थी, उसके साथ साथ उन्होंने बंगला गीत भी गाया, उन्होंने हिंदी भाषा में भी बहुत सारे गीत गाए थे। ठीक है बच्चों, वे भारतीय संगीत की दुनिया में मशहूर कलाकार लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी आदि की तरह एक आदरणीय कलाकार है। बच्चों, डॉक्टर भूपेन हाजरिका जी भारतीय संगीत की दुनिया में मशहूर कलाकार लता मंगेशकर जी, उसके बाद किशोर कुमार जी, मोहम्मद रफ़ी आदि की तरह ही उन्हें भी आदरणीय कलाकार माना गया। उन्हें भी बहुत ही उच्च स्थान मिला था संगीत के क्षेत्र में। नेहा फिर बोल उठी। नेहा फिर से क्या बोल उठी? तब तो तुम भारतीय संगीत के बारे में भी ज़रूर जानती होगी। स्नेहा ने कहा हाँ, थोड़ा बहुत जानती हूँ, मैंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली है। बच्चों, स्नेहा ने क्या कहा कि वो भारतीय संगीत के बारे में थोड़ा बहुत जानती है, क्योंकि उसने शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय मीन्स बच्चों क्लासिकल, ठीक है, क्लासिकल संगीत के बारे में भी उसने क्या किया था, शिक्षा ले रखी है।
क्या तुम भारतीय संगीत के बारे में नहीं जानती हो? स्नेहा ने पूछा कि क्या तुम भारतीय संगीत के बारे में नहीं जानती हो? नेहा ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत वो जानती है, लेकिन उसे ज़्यादा कुछ भी पता नहीं है। लेकिन संगीत मुझे बहुत पसंद है। बताओ ना स्नेहा, इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? नेहा एकदम जिज्ञासा में वो पूछती है, एकदम वो उत्सुक थी जानने के लिए कि बताओ स्नेहा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। वो भारतीय संगीत के बारे में, शास्त्रीय संगीत के बारे में पूरी तरह से वो जानने के लिए उत्सुक थी, बेचैन थी। उसके बाद सुनो नेहा ने क्या कहा। स्नेहा ने, तो सुनो, कलाओं में संगीत एक अन्यतम प्राचीन कला है। संगीत क्या है बच्चों? संगीत एक अन्यतम प्राचीन कला कहा गया है। प्राचीन मतलब होता है बच्चों पुराना, ठीक है। अन्यतम मीन्स सर्वश्रेष्ठ। तो संगीत को क्या बोला गया है बच्चों? कलाओं में एक अन्यतम प्राचीन कला माना गया है। इस कला का विवेचन आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। बच्चों क्या बोला गया है इसमें कि ये जो कला है, जो संगीत है, इस कला का विवेचन, विवेचन यानी कि व्याख्या, ठीक है, उसके बारे में हमें आचार्य भरत मुनि जी के नाट्य शास्त्र में मिलता है। ठीक है बच्चों, कहाँ मिलता है? नाट्य शास्त्र में। इस कला का आधार ध्वनि है। ध्वनि मीन्स होता है बच्चों साउंड, ठीक है। इस कला का जो संगीत है, इस कला का आधार क्या है बच्चों? इस कला का आधार ध्वनि है। आचार्य शारंगदेव के अनुसार गीतम वाद्यम तथा नृत्यम तार्यम संगीत मुच्यते। अर्थात बच्चों, गीत, वाद्य और नृत्य, इन तीनों कलाओं को एक साथ संगीत कहा जाता है। तो बच्चों संगीत किसे कहा जाता है? आचार्य शारंगदेव के अनुसार संगीत गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य, किस किस को बच्चों? गीत जो हम लोग गाना गाते हैं, गाना सुनते हैं, गीत को। और वाद्य अर्थात होता है बच्चों, वाद्य का मतलब इंस्ट्रूमेंट जो हम बजाते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा ही होगा हारमोनियम, यहाँ पे देखो तबला, उसके बाद वीणा, तानपुरा, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट, शहनाई, ये सब जो बजाते हैं बच्चों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाद्य बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और उसके साथ साथ बच्चों नृत्य को भी यहाँ पे संगीत माना गया है। तो संगीत में क्या क्या आ जाते हैं बच्चों? गीत, वाद्य और नृत्य। इन तीनों कलाओं को, ये तीन जो कला है बच्चों, इन तीनों कलाओं को एक साथ संगीत कहा जाता है, ठीक है बच्चों। संगीत एक साथ कहा जाता है किन किन को? गीत, वाद्य और नृत्य को। तीनों कलाओं को मिलके संगीत बना है। गीत शब्द के साथ सम उपसर्ग मिलकर संगीत शब्द बना है। बच्चों जो गीत शब्द है ना, गीत जो शब्द है, उसके साथ जब हम लोग ये सम उपसर्ग को मिला देते हैं, मतलब बच्चों सम उपसर्ग मतलब देखो गीत है, गीत के आगे में अगर मैं उपसर्ग सम लगा देती हूँ, ठीक है, ये उपसर्ग सम आके लग गया है गीत के आगे में, तो ये मिलके बन जाता है हमारा संगीत। ठीक है बच्चों, सम प्लस गीत इज इक्वल टू क्या होता है? आपका संगीत। भारतीय परंपरा के अनुसार स्वर संगीत ही पहले स्थान में आता है। ठीक है बच्चों, जो स्वर मतलब जो हम लोग गीत गाते हैं ना, गाना, गीत, ये सब, ये सबसे पहले स्थान में आता है भारतीय परंपरा के अनुसार। बाद में वाद्य और नृत्य का स्थान है। सबसे पहले आपका आएगा गीत, उसके बाद आएगा आपका वाद्य और नृत्य। संगीत में वाद्यों का स्थान अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाद्य ही गीत के सुर, राग और लय को मधुर बनाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? संगीत में वाद्यों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे कि आप लोग जानते ही हो, कभी भी हम लोग गाना गाते हैं तो हमें हारमोनियम, तबला, कैसियो, ये सब जो होता है बच्चों, इसका स्थान क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे हमें सुर मिलते हैं, राग मिलते हैं, लय मिलते हैं, जिससे कि हमारा वो गीत और ज़्यादा मधुर हो जाता है।
वाद्यों के बिना संगीत और नृत्य अधूरे हैं। अगर वाद्य नहीं रहेंगे बच्चों, गाने के पीछे में अगर कुछ भी इंस्ट्रूमेंट अगर हम लोग नहीं बजाएंगे तो संगीत और नृत्य दोनों ही हमारे अधूरे रह जाएंगे, सुनने में बहुत अधूरा अधूरा लगेगा। साधारणतः संगीत में तबला, ठीक है बच्चों, तबला, हारमोनियम, सितार, सारंगी, मृदंग, खोल, पखवाज, वायोलिन, तानपुरा, वीणा, बंसी आदि वाद्यों का व्यवहार होता है। किन किन वाद्यों का व्यवहार? साधारणतः मतलब आप लोग देखते हो ना, नॉर्मली हम लोग कौन सा वाद्य यूज़ करते हैं बच्चों? तबला का, हारमोनियम का, सितार, सारंगी, मृदंग, खोल, पखवाज, वायोलिन, तानपुरा, वीणा, बंसी आदि वाद्यों का व्यवहार होता है, जिनके बिना अगर ये हमारे संगीत में नहीं रहेंगे तो हमारे जो संगीत है वह अधूरा रहेगा, अधूरा रह जाता है। उसके बाद क्या बोला है बच्चों? वैदिक युग में ही इसका श्री गणेश हुआ था। श्री गणेश मतलब बच्चों शुरुआत, मतलब जब वैदिक युग चल रहा था तभी संगीत का शुरुआत हो चुका था। लेकिन 13वीं 14वीं सदियों में इसका परिवर्तन होने लगा। मूलतः उत्तर भारत में मुगल शासन के दौरान भारतीय संगीत कला में बहुत परिवर्तन हुए। ठीक है बच्चों, जब मुगल शासन चल रहा था तब भारतीय संगीत में जो कला का बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ था, क्योंकि मुगल बादशाह संगीत एवं राग को ज़्यादा महत्व देते थे। जो मुगल बादशाह लोग थे बच्चों, वो लोग संगीत व राग को ज़्यादा महत्व देते थे। उदाहरण स्वरूप अकबर के समय में संगीतकार तानसेन ने संगीत की धारा को अलग बनाया। अकबर बच्चों एक मुगल सम्राट का नाम है, आप लोगों ने सुना ही होगा अकबर का नाम। वो एक मुगल बादशाह थे वो। तो उनके समय में क्या था बच्चों, तानसेन नाम का भी एक संगीतकार था। तानसेन नाम का संगीतकार जो कि बहुत अच्छा संगीत बजाते थे, गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे बच्चों वो। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? उदाहरण स्वरूप अकबर के समय संगीतकार तानसेन ने संगीत की धारा को अलग बनाया था। उन्होंने क्या किया था? संगीत की धारा को अलग बनाया था। बाद में भारतीय संगीत पर ईरान, फारस, अरब आदि देशों के संगीत का भी प्रभाव पड़ा। ठीक है बच्चों, बाद में क्या हुआ? किन किन देशों का प्रभाव पड़ा? बाद में भारतीय संगीत पर ईरान, फारस, अरब आदि देशों के संगीत का भी प्रभाव पड़ा। ठीक है, इस तरह भारतीय संगीत का विकास हुआ। नेहा ने स्नेहा की बात को आगे बढ़ाने के लिए फिर पूछा, भारतीय संगीत की कितनी धाराएं हैं और ये क्या क्या है? नेहा की जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि उसने फिर से पूछा कि भारतीय संगीत की धाराएं कितनी धाराएं हैं और ये धाराएं क्या क्या है, इनका विकास कैसे हुआ था? तो स्नेहा ने क्या उत्तर दिया बच्चों? हाँ, यह तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये जो सवाल पूछा तुमने, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। भारतीय संगीत की 2 प्रचलित धाराएं हैं। पहला है हिंदुस्तानी अथवा उत्तर भारतीय संगीत की धारा। ठीक है बच्चों, आप लोग याद रखना, पहली धारा कौन सी है बच्चों? हिंदुस्तानी धारा है, या फिर हम उसे क्या बोलेंगे? उत्तर भारतीय संगीत की धारा। दूसरा है कर्नाटकी। दूसरी धारा क्या है बच्चों? कर्नाटकी। पहले हिंदुस्तानी, दूसरी कर्नाटकी, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? दक्षिण भारतीय संगीत की धारा, अथवा क्या बोलते हैं इसे? दक्षिण भारतीय संगीत की धारा। असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि स्थानों में हिंदुस्तानी संगीत की धारा प्रचलित है। तो बच्चों, हिंदुस्तानी संगीत की धारा किन किन राज्यों में प्रचलित है? हिंदुस्तानी यानी बच्चों उत्तर भारतीय संगीत। ठीक है, अभी उत्तर भारतीय संगीत की धारा किन किन राज्यों में ज़्यादा प्रचलित हुई है? असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश,
हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि स्थानों में हिंदुस्तानी संगीत की धारा प्रचलित है। दूसरी ओर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल आदि स्थानों में कौन सी धारा प्रचलित है बच्चों? कर्नाटकी, या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिण भारतीय संगीत कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो किन किन स्थान पे हमारे कर्नाटकी या फिर दक्षिण भारतीय संगीत प्रचलित हुई थी? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, जो कि आपके दक्षिण भारत के राज्य है। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या बोला है बच्चों? इस संगीत के स्वरों का उच्चारण हिंदुस्तानी संगीत की तरह नहीं होता। मतलब बच्चों, जो दक्षिण भारतीय संगीत जो है, इनके स्वरों का उच्चारण हिंदुस्तानी संगीत की तरह नहीं होता है। इसके ज़्यादातर गीतों की भाषाएं होती है तमिल, तेलुगु, मलयालम, जो कि बच्चों साउथ में ज़्यादा बोली जाती है ना, ये सब भाषाएं, तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि। ठीक है, दूसरी ओर हिंदुस्तानी संगीत के गीतों की ज़्यादातर भाषाएं, जो हमारे हिंदुस्तानी संगीत जो कि बच्चों उत्तर भारत में बोली जाती है ना, उनकी जो संगीत की जो भाषाएं जो है, क्या भाषाएं थी? ब्रज, हिंदी और उर्दू। ठीक है बच्चों, हिंदुस्तानी संगीत जो थी उनकी भाषाएं क्या थी? ब्रज, हिंदी और उर्दू। और जो बच्चों हमारे जो दक्षिण भारत की जो थी, दक्षिण भारत संगीत या फिर कर्नाटकी की कौन कौन सी भाषाएं थी? तमिल, तेलुगु और मलयालम। ठीक है बच्चों, आप लोग याद रखना। इस संगीत की धारा को पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित श्री कृष्ण नारायण रतन झंकार, पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद आमिर खान, पंडित यशराज तबला वादक, पंडित सामता प्रसाद सरोद वादक, अली अकबर खां, पंडित गणेश प्रसाद मिश्र शहनाई वादक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बांसुरी वादक, हरि प्रसाद चौरसिया और सितार वादक पंडित रविशंकर आदि महान लोगों ने आगे बढ़ाया था। बच्चों, ये सब जो लोग हैं, इन लोगों ने इन सबको, ये जो संगीत है, इनको आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है बच्चों, नेहा बीच में बोल उठी, स्नेहा, क्या हमारे असम का ऐसा कोई कलाकार नहीं है जिसका हिंदुस्तानी संगीत में योगदान हो? नेहा ने फिर से पूछा बच्चों कि असम के भी कोई ऐसे कलाकार है जिनका हिंदुस्तानी संगीत में योगदान हो? तो स्नेहा ने क्या उत्तर दिया? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारे असम के चारू बौडोले, परवीन सुल्ताना, पवन बौडोले, दिलीप रजन बौठाकुर, हिरेन शर्मा, बीरेंद्र कुमार फुकन, दामोदर बोरा, शरद चेतिया आदि महान कलाकारों के योगदान से असम में भी इस धारा के संगीत का व्यापक प्रचार व प्रसार हुआ है। हमारे असम में संगीतज्ञ पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर कई विद्यालय और महाविद्यालय भी खोले गए। बच्चों, अभी अभी हमने पढ़ा था ना इनका नाम, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। इनके नाम पे हमारे असम में बहुत सारे विद्यालय और महाविद्यालय खोले गए, जिनके द्वारा शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी जाती है। ठीक है बच्चों, इन विद्यालयों में क्या होता है? शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी जाती है। साथ ही पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के गंधर्व महाविद्यालय मंडल के द्वारा भी यह शिक्षा दी जाती है। हमारे यहाँ कर्नाटकी संगीत धारा का उतना प्रचलन नहीं है। बच्चों, हमारे असम में कर्नाटकी संगीत धारा उनका इतना प्रचलन नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, इसका प्रभाव दक्षिण भारत में ज़्यादातर दिखाई देता है। भारतीय संगीतज्ञ एवं दक्षिण भारतीय संगीत धारा की प्रधान नेत्री भारत रत्न MS शुभलक्ष्मी जी ने इस धारा को आगे बढ़ाया है। किसने आगे बढ़ाया बच्चों? MS शुभलक्ष्मी जी ने। तो बच्चों, MS शुभलक्ष्मी जी ने, जिनको भारत रत्न मिला था, इन्होंने दक्षिण भारतीय संगीत की जो धारा है उसको और आगे बढ़ाया। ठीक है, उन्होंने और आगे बढ़ाया था। तो बच्चों,
मैं आशा करती हूँ यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि संगीत किसे बोला जाता है, भारतीय संगीत क्या है बच्चों। उसके बाद हमने देखा शास्त्रीय संगीत के बारे में, फिर हमने विभिन्न तरह के वाद्यों के बारे में हमने जाना, फिर हमने कौन कौन सी धाराएं प्रचलित है, कौन कौन सी दो तरह की धाराएं हैं, एक हिंदुस्तानी एक कर्नाटकी, किन राज्यों में कौन सी धाराएं ज़्यादा प्रसिद्ध है ना, ज़्यादा प्रचलित है, ये सब हम लोगों ने देखा। तो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ को कंटिन्यू करेंगे और हम वहाँ पे पढ़ेंगे भारतीय नृत्य के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। हम लोग शास्त्रीय नृत्य के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।